सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। होपफुली आपका इशू रिजॉल्व हो गया होगा और जिसका रिजॉल्व हो गया वो हमें बता दे ओके हमारी वीडियो क्लियर हो गई है, हमें समझ आ रही है, ठीक है। और हाफिज अब्दुल्ला कह रहे हैं होप दैट इट्स गुड वीडियो। ओके, मतलब अब अच्छी वीडियो चलेगी तो मुझे अब फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा कि आपकी सही चल रही है या अगर कोई इसमें गड़बड़ है तो भी बता दें, ठीक है। ओके, शिजा कह रही है यस मैम, मतलब अब ठीक हो गया, आप लोगों का स्मूथ हो गया। ओके जी, स्टार्ट करते हैं होम्योस्टेसिस से। हम बात कर रहे थे कि हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स बेसिकली, और उसमें हमने पहले चीज़ें रिवाइज की थी। ओके, राहुल रिजवान भी कह रहे हैं ओके मैम, आप सब कह रहे हैं यस मैम अब वीडियो क्लियर है। ओके गुड हो गया ये तो, कि अब आपकी वीडियो क्लियर होगी, अब आपको अच्छे से समझ आएगी। चलें जी, यूरिया साइकिल से हमने स्टार्ट किया था। यूरिया साइकिल में 4 स्टेप है, OCAA। ए सेम है, इसको रिफॉर्म होके ये वाला ए बना है, मतलब बिगर नेम इज कन्वर्टेड टू स्मॉलर नेम। सो हमारे पास था सबसे पहले ओ, ऑर्निथीन। ऑर्निथीन में क्या ऐड हुआ था? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसने बना दिया था आपके पास सिट्रुलिन। क्लियर हो गया। अब सिट्रुलिन सेकेंड स्टेप है, इसमें फिर से अमोनिया आएगा और यहाँ पे सॉरी अमाइन ग्रुप आएगा, नॉट अमोनिया। बेसिकली अमाइन ग्रुप आता है और अमाइन अटैच होता है। अमाइन क्या होता है? NH2 विद 1 बॉन्ड, एक बॉन्ड की कैपेसिटी होती है, ठीक है। अमोनिया NH3 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ओवरऑल हम बोल रहे होते हैं। सो उसके बाद है हमारे पास के सिट्रुलिन कन्वर्ट हो गया आर्जिनिन और सक्सीनेट में, इसने रिफॉर्म होकर बना दिया आर्जिनिन। आर्जिनिन यहाँ पे आपके पास एक एंजाइम आएगा आर्जिनेस। आर्जिनेस क्या करेगा? यूरिया को रिलीज कर देगा और यूरिया जो है उसका फार्मूला ये होता है और दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्निथीन पे। ओके, राव रिजवान कह रहे हैं स्टॉप हो रही है। बेटा एक दफ़ा हमारे एंड पे ऐसा कुछ नहीं है, आई डोंट नो कि क्यों ये इशू आ रहा है, लेकिन आप रीस्टार्ट करो, मे बी ठीक चल पड़े, ठीक है। चलें जी, उससे नेक्स्ट पॉइंट मैंने जो डिस्कस किया था, सिंपल से हमने पॉइंट डिस्कस किए थे जिसके अंदर हमने पिछला लेक्चर पर गौर किया था क्योंकि हमने इसी से आगे रिलेट करना है। सो हमारे पास अमोनोटेलिक है जो कि अमोनिया रिलीज करते हैं और 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज करने के लिए हमें कितने ग्राम वाटर चाहिए? 500 ml। उसके बाद यूरिकोटेलिक है जो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं और 1 ग्राम को निकालने के लिए हमें 1 ml वाटर चाहिए। और यूरियोटेलिक वो होते हैं जो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं और 50 ml वाटर चाहिए होता है 1 ग्राम को रिमूव करवाने के लिए, ठीक है। चलें, उसके बाद है हमारे पास एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन एनिमल्स में हमने 3 कैटेगरीज देखी कि हमारे पास जो प्रोटीन है वो बेसिक चीज़ है जो कि हम ले रहे हैं, हमारी जो बॉडी है, जो अगर हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी देखें तो प्रोटीन है ना, ये सारा जो फ्लैश है, जो सारा गोश्त है, ये सारा क्या है? ये सारा प्रोटीन है। तो प्रोटीन क्या जब ब्रेक डाउन होती है आपकी बॉडी में, मेटाबॉलिज्म हो रही है, रिएक्शन जो हो रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स को तोड़ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को बना रहे हैं, तो उन केसेस में हमारे प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, प्यूरिन जिसमें हमने पढ़ा था डीएनए होता है, डीएनए के अंदर प्यूरिन्स भी होते हैं, पायरिमिडीन्स भी होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, ठीक है, इन केस ऑफ आरएनए। सो उस केस में हमारे पास अमाइनो ग्रुप एज ए वेस्ट आता है। सो अमाइनो ग्रुप क्या कहता है? अमाइनो ग्रुप जो होता है उसमें से नाइट्रोजन होती है, वो नाइट्रोजन होती है बेसिक हमारा नाइट्रोजेनियस वेस्ट होती है, ठीक है। सो इक्वेटिक एनिमल्स हैं, पानी बहुत ज़्यादा है तो अमोनिया के फॉर्म में रिलीज़ करते हैं। दूसरा ये कि अमोनिया हार्मफुल होता है, इसको रिलीज़ करने के लिए हमें पानी ज़्यादा चाहिए ताकि वो डाइल्यूट हो जाए और इन्वायरमेंट में जाके हार्मफुल ना हो। देन आपके पास है यूरिया। यूरिया है आपके पास, तो यूरिया जो है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल प्रोड्यूस करते हैं जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट है, लाइक 50 ml वाटर फॉर द रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ यूरिया। नहीं, यूरिकोटेलिक है जो पानी बहुत कम लेते हैं, जिसमें आपके पास बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। सो यूरिक एसिड का फार्मूला मैंने आपको कल समझाया था कि हमारे पास यूरिक एसिड बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप एक 6 रिंग बनाओ और साथ में एक 5 रिंग बनाओ, ठीक है। सेंटर वाले को आप कार्बन कार्बन करके डबल बॉन्ड कर दो, फिर कार्बन के साथ नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, इस कार्बन के साथ नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। और जहां जहां कार्बन है वहां डबल बॉन्ड O कर दो, O एंड O, ठीक है। और जहां जहां नाइट्रोजन है उसके साथ क्या कर दो? उसके साथ हाइड्रोजन अटैच कर दो। सिंपल, ये सिंपल सा फार्मूला मैंने आपको कल सिखाया था कि इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ओके, शिजा पूछ रहे मैम मंडे ट्यूसडे को लेक्चर्स होंगे? नेक्स्ट अगर आप बात कर रही हैं तो यौम आशूरा है
और उस पर लेक्चर्स होपफुली नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि आने जाने में ट्रांसपोर्ट में थोड़ा इशू आ जाता है। चलिए ये हाइड्रा की बात करते हैं। हाइड्रा हमारे पास, हाइड्रा अगर आप लोगों ने इसकी डायग्राम देखी हो फर्स्ट ईयर की बुक में, सो ये कुछ इस तरह होता है, ठीक है, एक प्लांट्स की तरह होता है और ये थोड़ा लंबा होता है, मैंने छोटा बना दिया है, इस तरह होता है और इसकी बेस पे अटैच होता है। अब क्या होता है, ये बड़ा सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है, बड़ा ही इसकी जो आप कह लो जो इसकी क्या कहेंगे एनाटॉमी है वो सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है इसके पास, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है ये, और सिंपल सा है, तो पानी आएगा और निकल जाएगा। तो इसमें जो वाटर है वो डिफ्यूजन के थ्रू अरेज हो रहा है, वो डिफ्यूजन के थ्रू निकल रहा है, सॉल्ट और वाटर जो है वो रेगुलेट हो जा रहे हैं, और उसके अलावा जो आपका नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो यहाँ से ईजिली डिफ्यूज हो जाता है। डिफ्यूज क्या होता है, फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। सो वाटर के थ्रू इट मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सिंपल। देन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया बनाना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। प्लेनेरिया ऐसे बनता है कि आपने एक पत्ते की शेप बनानी है, ठीक है, इस तरह से, मैं ही गलत ना कर बैठूं, ठीक है, एक इस तरह से पत्ते की आपने शेप बनानी है, उसके बाद इसके 2 कान निकालने हैं, ठीक है, और फिर आगे से एक पत्ता बना देना है इस तरह से, तो ये आपका प्लेनेरिया बन जाएगा। 2 पत्ता नहीं बनाना आपने, इसको यहाँ से गोल करके इसकी 2 आंखें भी बनानी है इस तरह से, ये आपका प्लेनेरिया है। सो प्लेनेरिया बनाना कोई मुश्किल स्ट्रक्चर नहीं है इसका, ठीक है। आगे जो इसका एक्सक्रीशन के लिए है, सो यहाँ पे आपको थोड़ी सी मीनाकारी इस तरह, ये तो मैं इस तरह बना, मेरे पेन में आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये इस तरह है अगर मैं बड़ा बनाऊँ इसको, ठीक है, इस तरह से, क्लियर। सो इन चीज़ों को हम कहते हैं नेफ्रिडियोफोर। अब नेफ्रिडियोफोर क्या है या नेफ्रिडियोफोर्स क्या है? नेफ्रिडियोफोर्स हैं द स्पेसिफिक टाइप ऑफ पोर्स। सो ये क्या करते हैं, इन पोर्स के थ्रू आपका जो नॉट आपका जो प्लेनेरिया का वेस्ट है वो रिमूव हो जाता है, क्लियर। सो उसके बाद है जो इसका मेन स्ट्रक्चर है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, वो आपके पास है प्रोटोनेफ्रिडियम। अब नेफ्रिडिया क्या है? नेफ्रिडिया इज अ यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन, जो एक स्ट्रक्चर जो कि क्या करता है, वेस्ट को रिमूव करता है। प्रोटो इसलिए क्योंकि ये पूरी तरह से डेवलप नहीं है, ये प्रोटो है, ठीक है। प्रो है अभी अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुआ, उसकी प्री फॉर्म है, इसलिए इसको प्रोटोनेफ्रिडियम कहा गया है। और प्रोटोनेफ्रिडियम की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग। अंदर ये कहीं ओपन नहीं होता बल्कि ये बाहर ओपन होता है थ्रू नेफ्रिडियोपोर्स, ठीक है। अब इन नेफ्रिडियम्स के अंदर, इन प्रोटोनेफ्रिडियम के अंदर क्या है? इन प्रोटोनेफ्रिडियम के अंदर अगर आपके पास बुक है, बुक देख लो, अगर यहाँ पे देखना चाहते हो यहाँ पे देख लो। आपके पास जिस तरह ये एक सेल, ये एक प्रोटोनेफ्रिडिया बना हुआ है। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर फ्लेम सेल है। फ्लेम सेल क्या है? असल में यहाँ पे सिलिया है। सिलिया क्या है? छोटे छोटे बाल हैं। अब सिलिया की एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि सिलिया किस तरह से काम करता है। झाड़ू, ओके शामनी तुम कह रहे हैं ओनली वॉइस नो वीडियो, सो बेटा उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, होपफुली क्लियर हो जाएगा, कोई इंटरनेट का इशू है गाइस। सो क्या है हमारे पास? सिलिया क्या है? सिलिया बिल्कुल झाड़ू की तरह काम करता है, ठीक है। झाड़ू लगाया सब कुछ आ गया, झाड़ू इस साइड पे किया तो इस साइड पे सारा कुछ चला जाता है, झाड़ू उस साइड पे किया तो जो कुछ आप लेके जा रहे हो उस साइड पे ले जाता है। तो जो सिलिया है आपका, ये बिल्कुल एक झाड़ू के तौर पे एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे वो क्या करेगा, किस चीज़ की सफाई कर रहा है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट की सफाई कर रहा है, ठीक है। सो सिलिया क्या है? सिलिया इज एक टफ्ट की सूरत में, आपकी बुक में एक टफ्ट का वर्ड यूज हुआ है, इन ऑन पेज नंबर 9 लिखा हुआ है ईच फ्लेम सेल हैज अ टफ्ट ऑफ सिलिया। टफ्ट कहते हैं गुच्छे को, ठीक है, जैसा झाड़ू को बांध के गुच्छा बना होता है ना, वो क्या किसका फाइबर्स का एक टफ्ट है, तो ये सिलिया का यहाँ पे एक गुच्छा सा बना हुआ है, बिल्कुल झाड़ू के तौर पे ये एक्ट कर रहा है, एज अ ब्रूम एक्ट कर रहा है। सो इसकी जो शेप है, जब ये ऐसे सफाई कर रहा होता है, तो इसकी शेप है बिल्कुल फ्लेम की तरह होती है। फ्लेम मोमबत्ती का जो शोला होता है बिल्कुल उसकी तरह होती है, सो इसलिए इसको फ्लेम सेल भी कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये स्वीप करता है, और इस मूवमेंट को हम कहते हैं प्रोपल्शन या प्रोपेलिंग मूवमेंट, ठीक है। प्रोपेल करना, घसीट के उधर ले जाना, घसीट के इधर ले आना, ठीक है, लेकिन फोर्स के साथ, क्लियर। सो हम बात करते हैं फ्लेम सेल की। फ्लेम सेल कंटेन अ टफ्ट ऑफ सिलिया, ठीक है। देन उसके बाद है सिलिया बीट। बीट मतलब आगे पीछे होना, नॉट मारना,
आगे पीछे होना, ठीक है। एंड मूवमेंट ऑफ सिलिया लुक लाइक अ फ्लेम एंड नेम्ड एज फ्लेम सेल। अब इसमें क्या है, ट्यूबुलर सिस्टम है, एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं, और उन एक्सक्रीटरी डक्ट्स को हम क्या कह रहे हैं, नेफ्रिडियोपोर्स कह रहे हैं। क्लियर? इतनी बात क्लियर होगी? क्लियर होगी तो बता दें, इसके आगे एक छोटा सा पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपने अगले ऑर्गेनिज्म पे चलते हैं। सो हमारे पास ये पॉइंट है, जो फ्लैट वर्म्स होते हैं, फ्लैट होते हैं जैसा प्लेनेरिया है। सो ये क्या करते हैं, ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जो पैरासिटिक हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो इन्वायरमेंट है वो आइसोटॉनिक है। कुछ मेरीन है, कुछ आइसोटॉनिक है। मेरीन जो होंगे उनकी इन्वायरमेंट हाइपरटॉनिक है, सॉल्ट एक्सटर्नली ज़्यादा है। क्लियर? और जो जो आइसोटॉनिक है उसमें सॉल्ट की इंटरनली और एक्सटर्नली अमाउंट तकरीबन सेम है। क्लियर हो गया? अब मुझे बाकियों का अभी तक शिजा ने कह दिया ओके, क्लियर हो गया शिजा को, और हाफिज अब्दुल्ला शफीक ने भी कह दिया क्लियर, वेरी नाइस, अच्छे बच्चे हैं, समझ आ गया। अगला हमारा एनिमल है अर्थवर्म। अर्थवर्म कैसा है? बचपन में बड़े पकड़े होंगे आप लोगों ने अर्थवर्म्स, कि नहीं ऐसा कोई शौक नहीं रहा आपको। अच्छा, अर्थवर्म को अगर आप क्लोजली देखो ना तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इट्स जस्ट लाइक अ कैटरपिलर। आपने देखा है बटरफ्लाई की जो जिससे वो बनता है, जो सुंडी तो देखी होगी ना, सारा कुछ छोड़ो, सुंडी तो देखी होगी ना। सुंडी कैसे होती है? ऐसे होती है, ऐसे ऐसे उसके होते हैं, ऐसे ही है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। सो आपके पास जो अर्थवर्म है, उमर फारूक की कह रहे हैं क्लियर, सो गुड, यू ऑल आर लिसनिंग। चलें जी, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, इसके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। अब जो आप प्लेनेरिया देखो तो प्लेनेरिया का अभी नेफ्रिडिया जो है या नेफ्रेडियम जो है वो इतना डेवलप नहीं है, तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, हमने उसका नाम दे दिया प्रोटोनेफ्रिडियम का। यहाँ पे थोड़ी सी डेवलपमेंट है और वो हम देखते हैं किस तरह से थोड़ी सी एवोल्यूशन हुई हुई है, इसलिए हम इसको कहते हैं मेटानेफ्रिडियम, ठीक है। आगे जाके आपको पता है ह्यूमंस के अंदर जो एक्सक्रीटरी यूनिट है उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, वो तो पूरा डेवलप्ड है ना, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म हैं। सो मेटानेफ्रिडियम थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप्ड है प्रोटोनेफ्रिडियम से। अब इसके हर सेगमेंट में अपना अपना इन्होंने मेटानेफ्रिडियम रखा हुआ है, ठीक है। और इन सब के अंदर सिलिएटेड ओपनिंग है और उस ओपनिंग को हम कह रहे हैं नेफ्रोस्टोम, ठीक है। दैट कलेक्ट सिलोमिक फ्लूइड। सिलोम क्या होता है? सिलोम कहते हैं बॉडी कैविटी को। आपकी बॉडी है ना, इंटरनली आपकी बॉडी में सारा कुछ है, लेकिन जो इंटरनली स्पेस है, ठीक है, जो इंटरनली फ्लूइड है वो क्या है आपके पास? सिलोमिक फ्लूइड है। सिलोम इज द बॉडी कैविटी। क्लियर? अगर कोई वर्ड ऐसा है जिसका मीनिंग रह गया है, आपने पूछना है, आप पूछ सकते हो। देन मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये क्या है। होता क्या है? होता ये है कि ओपनिंग एक में होती है और जो इसकी एक्सक्रीशन है वो अगले में जाके होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला हम डिस्कस करते हैं। ये सेगमेंट नंबर 2, यहाँ पे 1 2 3 है ना, सेगमेंट नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। ये ओपनिंग है, इसे क्या किया, इस पूरे कंपार्टमेंट का जितना भी वो गंद गुंद था, जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट था, वो इसने इकट्ठा किया, ठीक है। अब इसकी पूरी ट्यूब्यूल में से गुजरा, ठीक है, जहाँ जहाँ एब्जॉर्प्शन चाहिए थी एब्जॉर्प्शन हुई, और उसके बाद आगे इसके रिमूवल, और यहाँ पे इसके रिमूवल के लिए एक ओपनिंग है, नेफ्रिडियोपोर है, सॉरी यहाँ पे इसकी ओपनिंग है जो क्या है, नेफ्रिडियोपोर। सो यहाँ से क्या हुआ, ये बाहर निकल गया जितना भी उसका नाइट्रोजीनियस वेस्ट था। क्लियर? सो अभी तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, क्योंकि इससे हम आगे जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। और मुझे ये भी बता दें कि अगर आपको बुक में से कोई वर्ड डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि आपके यहाँ पे साइंटिफिक टर्म्स लिखी हुई हैं, जैसा सिलोमिक, बॉडी कैविटी की जगह हम सिलोम यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो अगर कोई ऐसी आपके पास आपका वर्ड है जो आपको समझ नहीं आ रहा कि हमारी बॉडी में कहाँ से रिलेट करता है, सो वो भी आप पूछ सकते हो। सो अगर आप अपनी ही बुक का पेज नंबर 9 में जहाँ पे अर्थवर्म है उसके साथ देखो तो लिखा हुआ है नेफ्रोस्टोम कलेक्ट सिलोमिक फ्लूइड, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है एज फ्लूइड मूव अलोंग द ट्यूब्यूल एपिथेलियम रीअब्सॉर्ब सॉल्ट फ्रॉम द ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या है? जितनी भी वो ट्यूब मूव हो रही है वो सारी ल्यूमेन है। एंड सेंड टू ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में ब्लड चला जाएगा, वेस्ट पीछे रह जाएगा, उस ट्यूब के अंदर रह जाएगा,
ओके, सो हाफिज अब्दुल्ला शफीक ने क्वेश्चन पूछा है ब्लेडर। बेटा ब्लेडर कहाँ लिखा हुआ है, मुझे आपने ये बताना है। मैं बता देती हूँ आपको इसका मीनिंग क्या होता है, बट यू हैव टू टेल मी कि लिखा कहाँ हुआ है ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। और नहीं लिखा तो एक ब्लेडर आप कह लो एक कंटेनर है, ठीक है। ब्लेडर इज अ कंटेनर दैट कंटेन्स द वेस्ट मटेरियल। ये तो सिंपल है ना, ये तो समझ आ गई होगी, क्लियर। चलें अगला है हमारे पास कॉकरोच, द लास्ट वन, खत्म होने वाला है बस। कॉकरोच, कॉकरोच के अंदर जरा और डेवलपमेंट है। जो इसका मेन स्ट्रक्चर है उसको आप बोलते हो मैलपिगियन ट्यूब्स। पिगियन भी बोल सकते हो, स्पेलिंग ये थोड़ी सी डिफरेंट है। दिस इज PIGHIAN ट्यूब्स। अच्छा ये क्या है, आपको डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन मिलेंगी, वो एक्सेंट का डिफरेंट होता है, लेकिन इसको मैलपिजियन नहीं बोलना, बस आपने इट इज़ मैलपिगियन ग की साउंड दे दो बेशक, या मैलपियन बोल दो, GH को बिल्कुल साइलेंट कर दो। दोनों तरह से आपका बिल्कुल ठीक होगा, गलत नहीं होगा, दोनों तरह से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन मैं पिजियन नहीं बोलता, पिजन की फॉर्म में नहीं लेकर आना, ठीक है। सो दे हैव अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट इज मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स। सो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कलेक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ, नकली ब्लड। हीमो ब्लड के लिए यूज होता है। लिम्फ क्या है, आपकी बॉडी के अंदर एक ब्लड सिस्टम है, एक लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फ क्या होता है, कभी कॉकरोच को मार के देखा है, ब्लड नहीं ना निकलता, व्हाइट कलर का मटेरियल निकलता है। वो व्हाइट कलर का मटेरियल क्या है, लिम्फ है। अब हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ आपको गिल्टियाँ, जब आप बीमार होते हैं तो यहाँ कहीं गिल्टियाँ बन जाती होंगी, यहाँ गिल्टियाँ बनती होंगी, यहाँ बाजू में कहीं, ये नोड्स होती हैं हमारी जिसके अंदर लिम्फ प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो लिम्फेटिक सिस्टम एक हमारी बॉडी में इम्यूनिटी से रिलेटेड सिस्टम है जो कि कॉकरोचेस के अंदर भी है। और ये जो है ये क्या करता है, उसकी इम्यूनिटी में उसको हेल्प करता है, क्योंकि ये बाकियों से थोड़ा डेवलप्ड है। सो हीमोलिम्फ से ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज कर देते हैं। ओनली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन एनिमल किंगडम एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। देन ओनली ग्रुप ऑफ एनिमल विच एक्सक्रीट वेस्ट विद फीसेस, मतलब सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट इकट्ठा रिलीज करते हैं। क्यों, क्योंकि इंसेक्ट है और मोस्टली यूरिक एसिड की फॉर्म में होता है, सो इसलिए वो फीसिस के साथ ही रिलीज हो जाता है। क्लियर है बात। चले जी, ये इसका स्टमक है और इसके साथ इसके इस अटैच हैं आपकी मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, स्टमक के साथ ही अटैच है, जो कि क्या कर रही हैं, यहाँ से वेस्ट को रिफाइन कर रही हैं। क्लियर है। और वेस्ट किस फॉर्म में, सॉल्ट की फॉर्म में हो सकता है, यूरिक एसिड, वाटर। क्लियर होगी बात, इतनी बात क्लियर हो गई है तो पूछ लें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सॉल्ट एंड यूरिक एसिड आर ट्रांसपोर्टेड इनटू ट्यूब्यूल ल्यूमेन। ल्यूमेन मैंने आपको बता दिया, जो उसकी इंटरनल ट्यूब के अंदर की जो चीज़ है, ठीक है, जो ट्यूब के अंदर होता है ना, एक तो बाहर वाला हिस्सा होता है, ट्यूब के अंदर वाला हिस्सा, तो वो खाली हिस्सा जो ट्यूब के अंदर होता है उसको आप ल्यूमेन कह रहे हो। फ्रॉम द हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ मतलब उसका नकली ब्लड जो होता है, दो इट्स नॉट नकली ब्लड, लेकिन इसमें ब्लड नहीं है कॉकरोच में, तो वो जो व्हाइट कलर का मटीरियल है जो इसके जैसे ब्लड सेल्स थोड़े से बहुत रखे हुए हैं, सो वो आपका हीमोलिम्फ है। वाटर एंटर द ल्यूमेन बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉल्ट एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द हाइंड गट। हाइंड गट, गट क्या होती है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एक आपका पूरा ट्यूब चलती है उसको आप गट बोलते हो। हाइंड गट जो पीछे वाली गट है, हाइंड पीछे, जिसे आप बिहाइंड बोलते हो, बिहाइंड बोलते हो ना, तो ये वही गट है। Okay, then waste are excreted with feces through the anus. Anus is the external opening. Clear है? यहाँ तक क्वेश्चन है तो पूछ लो, क्योंकि उसके बाद है आपका क्विज टाइम। चलें जो क्वेश्चन, okay, we have one question, let's see. ओके मैम, मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स का क्या वर्क है, वही जो आपके पास मेटानेफ्रिडियम और प्रोटोनेफ्रिडियम का है। होता क्या है, ये जो इसकी ट्यूब्यूल्स हैं, ये इनके ऊपर ब्लड वेसल्स होती हैं असल में, जैसे आपके लंग्स है, लंग्स का आपने स्ट्रक्चर बड़े अच्छे से पढ़ा होगा, उसके ऊपर ब्लड वेसल्स है ना। ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, वहाँ से ब्लड तो ले लेती हैं, लेकिन जो वेस्ट है उसको पीछे रहने देती हैं, उसको निकाल देती हैं, ठीक है, उसको वहीं रहते हैं। ये क्या करती हैं, यहाँ से ब्लड अब्सॉर्ब होकर वेस्ट यहीं पे रह जाता है, वो वेस्ट दोबारा आता है हाइंड गट में, हमने बात की है ना, वो वेस्ट दोबारा हाइंड गट में आता है, कलेक्ट होता है और फेसिस के थ्रू निकल जाता है। क्लियर। सो हमने पढ़ा
हाइड्रा में डिफ्यूजन के थ्रू होती है, ठीक है। देन प्लेनेरिया में होती है थ्रू प्रोटोनेफ्रिडियम, अर्थवर्म में होती है थ्रू मेटानेफ्रिडियम, कॉकरोच में होती है थ्रू मल्पिगियन या मल्पियन ट्यूब्यूल्स। ठीक हो गया। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, क्योंकि इसके बाद है क्विज टाइम और हमारे साथ जो लोग एक्टिव हैं दे हैव टू आंसर। ठीक है, चले जी। पहला, प्रोटोनेफ्रिडियम किस में प्रेजेंट है? हाइड्रा, प्लेनेरिया, कॉकरोच या अर्थवर्म? जल्दी से मुझे आंसर दे, प्रोटोनेफ्रिडियम किस में प्रेजेंट है? सो जल्दी से आंसर करें, फिर आपका भी ब्रेक टाइम हो जाना है ना, आपने भी चाय पीनी होगी, थोड़ा सा घूम फिर के आना होगा, क्योंकि एक जगह पे बैठ के पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, आई नो। ओके, शिजा कह रही है मैम बी, गुड शिजा, मुझे लगा आप चली गई हैं शायद। ओके, हाफिज अब्दुल्ला शफीक भी कह रहे हैं बी, गुड। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन कॉकरोच। कॉकरोच में क्या प्रेजेंट है? नेफ्रिडिया, फ्लेम सेल, मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सो कॉकरोचेस के अंदर स्टमक के साथ क्या प्रेजेंट है? नेफ्रिडिया, फ्लेम सेल, मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अच्छा, ये जो तीनों आपके एमसीक्यूज है ना, ये हमने पास पेपर से लिए हैं और ये पास पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं, इसलिए ट्राई टू आंसर देम। ठीक है, पास पेपर का पार्ट है, इसलिए आप इसको जितने भी एमसीक्यूज होते हैं आप उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो, क्योंकि अभी से आप आदत बनाओगे तो एंड तक आपकी आदत बनी रहेगी। हाफिज अब्दुल्ला कह रहे हैं सी मैम, गुड हाफिज। शिजा यू आर लेट टुडे, आप कैसे आपने इनको आगे आने दे दिया? हाँ, सी मैम करेक्ट वन। शिजा कह रही है मैम सी, गुड। और हमारे साथ और कौन कौन थे? उमर भी थे, उसके अलावा शामी तूर थे, उसके अलावा और भी बच्चे थे जो कि मुझे पता नहीं लग रहा कौन कौन थे अभी, लेकिन मुझे आप लोगों के कोई जवाब नहीं आ रहे, तो मुझे आंसर तो करें कि एमसीक्यूज के आंसर्स क्या हैं। ओके, मुजम्मिल भी है हमारे साथ। तो मुजम्मिल पूरी आप उसमें नहीं थे, तो मुझे मुजम्मिल वेलकम टू आवर क्लास। अच्छा, ये आपने एक इसका आंसर दिया है, पिछले का या अगले का? फर्स्ट का या सेकंड का? सो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन कॉकरोच इज मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग। नेफ्रिडिया होता है वो, फ्लेम सेल होता है, मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होता है या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। इसमें से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इंटरनल ओपनिंग, जो बाहर जाके खुलता है, जिसको प्रोटो आप बोलते हो कुछ, जिसके साथ नेफ्रिडियो पोर अटैच होता है, वो कौन सा है? सो जल्दी से करें मुझे आंसर, क्योंकि हमें इसका जवाब चाहिए। ठीक है, और कल और परसों का लेक्चर आपने मिस नहीं करना, क्योंकि कल हमने लिवर के बारे में पढ़ना है, लिवर के क्या पार्ट रोल है हमारी बॉडी में, इम्पॉर्टेंट वन है। और उसके बाद हमने परसों के लेक्चर में हमारे पास है नेफ्रिडिया, जो कि उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो नेफ्रिडिया जो आप कह रहे हो ना प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो आपने ये दोनों लेक्चर्स मिस नहीं करने हैं। ठीक है, सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3? ब्रेक पे नहीं जाना। सीधा कह रही है मैम बी, फ्लेम सेल। बेटा फ्लेम सेल इज सिलिया रिलेटेड। डी कह रहे हैं मुजम्मिल। दोनों दोबारा सोचो अपना आंसर। अभी मैंने आपको इतना बड़ा हिंट दे दिया है कि इसकी एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जिसको नेफ्रिडियो पोर कहते हैं। तो ये क्या है? टीचर्स आपको बहुत हिंट देते हैं, आप सुनो तो सही। फैसल है हमारे साथ। चलिए, आपने हमें शायद अभी ज्वाइन किया है, वेलकम टू आवर क्लास। फैसल ने हमें कहा बी। फैसल बी कैसे? अभी मैंने बताया फ्लेम सेल इज जस्ट लाइक सिलिया, इट्स अ टफ्ट ऑफ सिलिया। इसका तो एक्सटर्नल और इंटरनल ओपनिंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो झाड़ू है जो कि वेस्ट को रिमूव करवाने में हेल्प कर रहा है।
सो तीनों अपने आंसर्स को देखो, शीजा, मुजम्मिल और फैसल, मुझे दोबारा से आंसर करो, कोई बात नहीं, गलती होती है। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, पास पेपर में बहुत दफ़ा आया हुआ है, इसलिए इसको हमने आगे पीछे नहीं करना, हमने अभी बताना है कि इसका क्या आंसर है। अभी से ठीक आंसर देना ताकि पेपर में गलत ना हो जाए। चले, होपफुली आप मुझे इसका करेक्ट आंसर देंगे थर्ड का, कि जिसकी इंटरनल ओपनिंग नहीं होती उसको क्या कहा जाता है। चले 5 o'clock हो गया, हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया, मैं आंसर दे देती हूँ, कोई बात नहीं। आंसर है इसका नेफ्रिडिया बोलते हैं उसको, ठीक है, दिस वन इज करेक्ट आंसर। क्लियर है जी। सो हम कल और परसों के लेक्चर में ज़रूर 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 मिलने वाले हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मिस नहीं करना है। लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन के रेफरेंस से है, डायग्राम ज़रूर बनानी है उसमें, और लिवर का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कल और परसों लाजमी आना है, ये नहीं कहना कि लॉन्ग वीकेंड है तो हम छुट्टी कर लें, ऐसा कोई बहाना नहीं चलने वाला है, ठीक है। सब अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं आपको कल बायो के लेक्चर में, और इसके बाद दोबारा आज के दिन में केमिस्ट्री के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।